आपने देखा होगा हमारे देश में जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो कुछ लोग इसका विरोध शुरू कर देते हैं। आप इन्हें प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स भी कह सकते हैं, यानी ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन को ही अपना पेशा बना लिया है, यानी ये पेशेवर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। ऐसे ही पेशेवर तरीके से भारत सरकार का विरोध करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। आपने इसका नाम सुना होगा। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधियां संदेह के घेरे में हैं और जब इस संस्था की जांच शुरू हुई तो ये सवालों का जवाब देने की बजाय अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत से भाग गई और फिर भारत के बारे में दुष्प्रचार करने लगी। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधियों की जब जांच कराई गई तो पता चला कि उसने भारत में काम करने के लिए जरूरी अनुमति ली ही नहीं है, यानी इतने वर्षों से यह संस्था अवैध तरीके से बिना औपचारिक अनुमति से भारत में ऑपरेट कर रही थी। एमनेस्टी को हर वर्ष विदेशों से करोड़ों रुपए फंड मिलता है और इसके लिए FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर कराना जरूरी है अपने आप को, लेकिन एमनेस्टी ने यह रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं था और भारत सरकार ने इसी आधार पर एमनेस्टी के सभी बैंक खातों को सील कर दिया। जांच में यह भी पता चला कि भारत में एमनेस्टी 4 अलग अलग नामों से काम कर रही है, अलग अलग नामों से सक्रिय है। पोल खुलने के बाद एमनेस्टी ने आज कहा कि वो भारत में अपना काम अब बंद कर रही है, यानी भारत से एग्जिट कर रही है, क्योंकि भारत सरकार उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। एमनेस्टी और उसके हितैषियों का कहना है कि भारत में अब लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि विदेशी संस्था आखिर ऐसा क्या करती थी कि उसके बंद होने से भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ब्रिटेन का एक NGO है, यानी ये एक गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। एमनेस्टी खुद को मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली एक बड़ी संस्था बताती है। स्थापना के कुछ वर्षों के बाद ही इसने भारत में अपना दफ्तर खोल लिया था और इस दौरान एमनेस्टी ने भारत में लोगों के मानवाधिकार की रक्षा तो नहीं की, लेकिन इसने भारत को बदनाम करने का काम पूरा दिल लगाकर और मेहनत के साथ किया। यानी वर्ष 1947 में अंग्रेज तो भारत से चले गए, लेकिन अंग्रेजों की ये संस्थाएं भारत के लोगों को वैचारिक तौर पर गुलाम बनाने में जुटी रही। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज, जैसे एक जमाने में क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आकर लोगों की सेवा करने के नाम पर अस्पताल खोलते थे, स्कूल खोलने की बात करते थे, बच्चों को पढ़ाने की बात करते थे और कहते थे कि हम तो भारत में गरीब लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, उन्हें मुफ्त इलाज दे रहे हैं, गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। वो कहते तो ये थे, लेकिन वास्तव में वो धर्मांतरण का काम करते थे। ये काम हुआ करता था क्रिश्चियन मिशनरीज का। अब आज के जमाने में यही काम एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी NGOs करने लगी हैं, वही काम। इसलिए आपको एमनेस्टी की असलियत आज जाननी चाहिए। यह संस्था जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर में भारत के खिलाफ अभियान चलाती रही है। 26/11 के हमले के दोषी अजमल कसाब, संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन के समर्थन में भी इसी एमनेस्टी ने दुनिया भर में अभियान चलाया था। अर्बन नक्सल्स के साथ भी एमनेस्टी काफी सक्रिय रही है। भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर भी इस संस्था ने काफी बयान जारी किए थे। एमनेस्टी विशेष तौर पर विदेशों में भारत की छवि खराब करने के लिए काम करती रही है। दिल्ली में इसी साल फरवरी में हुए दंगों के बाद एमनेस्टी ने एक बहुत संदिग्ध भूमिका निभाई। इस संस्था ने दिल्ली दंगों पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे दुनिया के तमाम देशों में रिलीज किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ हिंसा की। इस रिपोर्ट में दंगाइयों को क्लीन चिट दी गई थी और यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि ये दंगे मुस्लिम विरोधी थे, यानी इनमें चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इस झूठ के कारण भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नुकसान हुआ और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसी रिपोर्ट का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार अब भी करता है और इसी रिपोर्ट को पश्चिम के मीडिया ने भी छापा और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके समर्थकों का कहना है कि भारत सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि मानवाधिकार संस्था होने का मतलब यह नहीं है कि देश के कानूनों का उल्लंघन किया जाए। सच यह है कि एमनेस्टी ने विदेश से फंड लेने के लिए सिर्फ एक बार
वर्ष 2000 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत इजाजत ली थी, सिर्फ एक बार, और इसके बाद 3 बार एमनेस्टी की एप्लीकेशंस नामंजूर की गई हैं क्योंकि वो जरूरी शर्तें पूरी नहीं करती थी। जब उन्हें सरकार से परमिशन नहीं मिली, इसके बावजूद एमनेस्टी अलग अलग रास्तों से फंडिंग पाने में सफल होती रही, यानी गैर कानूनी तरीकों से तब भी बाहर से फंडिंग लेती रही। एमनेस्टी पर भारत में मानवाधिकारों से जुड़े काम करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उसे इसके लिए भारत के कानूनों का पालन करना होगा। एमनेस्टी को भारत के लोकतंत्र और समाज पर टिप्पणी करने का भी कोई अधिकार नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। भारत की लड़ाई सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल से नहीं है, यह मामला विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग का है। समाज सेवा के नाम पर भारत में विदेशों से करोड़ों रुपए हर साल आते हैं। कोई नहीं जानता इस पैसे का उपयोग कहां होता है, क्योंकि समाज सेवी संस्थाएं यानी ये NGOs अक्सर अपने काम का कोई हिसाब किताब किसी को देती ही नहीं। अब आपको जो आंकड़े बताने जा रहे हैं वो आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि भारत में इस समय कितने NGOs काम कर रहे हैं, तो शायद आप पूरी संख्या ना बता पाए। मैं आपको बताता हूं, भारत में इस समय 31 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड NGOs हैं। फिर से सुन लीजिए, पूरे भारत में 31 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड NGOs हैं। 2015 में CBI ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी। यह प्रश्न उठता है कि भारत जैसे देश में इतने NGOs की क्या आवश्यकता है। भारत में 31 लाख NGOs आखिर कर क्या रही हैं? यानी NGOs की संख्या, इन NGOs की कुल संख्या भारत में कुल स्कूलों से दुगने से ज्यादा है। यानी स्कूल कम है और NGOs उससे डबल है। NGOs की यह संख्या भारत में कुल सरकारी अस्पतालों से 250 गुना ज्यादा है। यानी अस्पताल कम है और NGOs ज्यादा है। भारत में हर 400 लोगों की आबादी पर औसतन एक NGO है। सोचिए, हर 400 लोगों पर एक NGO है, जबकि 700 लोगों की आबादी पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी है। मात्र 10% NGOs ही सरकारी नियमों का पालन करती हैं और लगभग 90% NGOs सरकार को अपनी बैलेंस शीट भी कभी दिखाती नहीं, ना ही जमा करती हैं। यानी 90% से ज्यादा NGOs ऐसी हैं जो कभी अपने हिसाब किताब को शेयर नहीं करती, कभी ये नहीं बताती कि उन्हें कितना पैसा मिला, कितना पैसा खर्च किया और किस पर खर्च किया। यानी NGO एक तरह का धंधा बन चुका है। भारत में NGOs की संख्या इतनी ज्यादा है जितनी कि हमें चाहिए भी नहीं। इसी महीने संसद ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA में बदलाव किया है। इसके बाद से संदिग्ध विदेशी फंड पाने वाले NGOs में खलबली मची हुई है। किसी भी लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी की भूमिका बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसकी आड़ में देश विरोधी गतिविधियों की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती। भारत ही नहीं, दुनिया के और भी कई बड़े देश NGOs के इस खेल को पहचान चुके हैं और परेशान हैं। रशिया, इजराइल, हंगरी और इजिप्ट समेत 40 देशों ने इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। इन NGOs के खिलाफ, इन NGOs को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग के खिलाफ दुनिया के 40 बड़े देश पहले ही ऐसे कानून बना चुके हैं। अमेरिका में भी किसी विदेशी संस्था के वहां की घरेलू राजनीति में दखलंदाजी पर कड़ी रोक है। अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा रहा है और वो मुद्दा यह है कि बाहर उनकी जो घरेलू राजनीति है उसमें बाहरी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका जैसे देश में भी ये एक बड़ा मुद्दा है। अब भारत सरकार भी उसी नीति को लागू कर रही है। इसलिए आज अगर कोई कहता है कि NGO की फंडिंग बंद होने से भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है, तो वो सरासर झूठ है। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत में इन NGOs के जरिए बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि UPA सरकार के समय भी इन NGOs के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होती रही है। इस 2009 में फंडिंग में धांधली के आरोप में 883 NGOs को ब्लैकलिस्ट किया गया था। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु परियोजना के विरोध के बाद 2012 में UPA 2 के दौरान भी संदिग्ध NGOs के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। उस समय 40,000 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था। तो आपने देख लिया NGOs का खेल कैसे चल रहा है। इसलिए इस तरह की NGOs से सावधान रहिए। कुछ NGOs ऐसी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जिनका मकसद वाकई देश में विकास करना है, गरीबों की मदद करना है। लेकिन बहुत सारी NGOs ऐसी भी हैं जो सिर्फ
विदेशों से पैसा इसलिए लेती हैं ताकि वो हमारे देश में हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर सकें और हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर बना सकें। इनसे सावधान रहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.